हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट ऑफ मैकल्सन मोरले। मैकल्सन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया ईथर को डिटेक्ट करने के लिए कि यूनिवर्स में लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम क्या है? ईथर है। तो ईथर को डिटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इनिशियली बेस पर यह माना गया कि लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है तो उसे एक मीडियम की ज़रूरत होगी। उन्होंने सिमिलरिटी कैसे ली? साउंड वेव की तरीके, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए उन्होंने ये भी माना कि लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी और वो मीडियम क्या है? ईथर है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उससे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रिजल्ट के आगे ही इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव जो रिजल्ट आया उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। जब रिजल्ट नेगेटिव आया तो कुछ साइंटिस्टों ने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया। तो वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेन इसमें 3 हाइपोथेसिस थी। वो थी ईथर डायरेक्ट हाइपोथेसिस एक, सेकंड थी लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस और थर्ड जो थ्योरी थी वो आइंस्टीन की थी कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड साउंड की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। तो हम वन बाय वन करके आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से ये जो है नेगेटिव रिजल्ट पर, जो रिजल्ट नेगेटिव आया था उस पर, नेगेटिव रिजल्ट क्या था वहां पर? नो शिफ्ट इन फ्रिंज, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ये एक इंटरफेरेंस फेनोमेना पर डिपेंड था। ये एक्सपेरिमेंट मैकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट किस पर डिपेंड था? इंटरफेरेंस फेनोमेना पे। और इंटरफेरेंस फेनोमेना में जो है फ्रिंजेस मिलती हैं, तो वहां पर फ्रिंज की वैल्यू आई वो 0.4 थी, यानी कंप्लीट 1, यानी एक भी फ्रिंज नहीं मिली, यानी 1 फ्रिंज का पार्ट कितना था? 0.4। तो यहां पर रिजल्ट नेगेटिव हो गया। तो इस रिजल्ट के बारे में सेवरल साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन दिया। उसमें जो सबसे पहले मैकल्सन ने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? उन्होंने कहा कि जब अर्थ मूव करती है तो उसी के साथ साथ ईथर भी मूव करने लगता है। द मूविंग अर्थ ड्रैग्स द ईथर अलोंग विद इट एंड हैंस देयर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर, यानी कि अर्थ के साथ साथ ईथर भी मूव करने लगता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या कहा उन्होंने कि जैसे अर्थ रोटेट करती, मूव करती, वैसे उसके साथ ईथर भी मूव करने लगता है। ईथर भी मूव करने लगता है तो इसका मतलब ये हो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या? जीरो हो जाएगी। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फ्रिंज मिलेंगी ही नहीं, यानी कि उस जगह पर नो शिफ्ट इन फ्रिंज, यानी फ्रिंज मतलब पैटर्न मिलेगा ही नहीं। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब आगे देखिए, दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकल्सन हिमसेल्फ, ये मैकल्सन ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? मैकल्सन ने दिया। हाउएवर इट इज नॉट रीजनेबल बिकॉज इट गोस अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड, और इस तरीके से वो ईथर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इस फेनोमेना को एवरेशन ऑफ स्टारलाइट बेस पर डिस्कार्ड कर दिया गया और इस हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब सेकंड क्या था? सेकंड था लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। व्हेन अ मटेरियल बॉडी मूव थ्रू ईथर is contracted in the direction of motion by a factor under root 1 minus v square by c square. Thus, a length L in the direction of motion is shortened to L under root 1 minus v square by c square. यहां तक समझिए कि क्या कह रहा है ये।
इसमें ये बता रहे हैं कि जब कोई मटेरियल बॉडी किसके ईथर के माध्यम से होकर गुजरती है, यानी कोई मटेरियल या बॉडी जब ईथर माध्यम से होकर गुजरती है तो इस फैक्टर की वजह से √1-b² / c² की वजह से वो क्या हो जाता है, संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यदि उसकी लेंथ l है, यदि उसकी लेंथ l है तो कितनी रह जाएगी, l √1 - b² / c² रह जाएगी। ये किसके अकॉर्डिंग था, लॉरेंस फिट्जजेराल्ड के अकॉर्डिंग था। और जब वो शॉर्टेंड हो जाएगी एंड द टाइम टेकन बाय लाइट गो एंड बैक, यानी कि मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस था उसके लाइट जाएगी मिरर तक और वापस आ जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो जब टाइम डिफरेंस नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में पाथ डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, और जब पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा तो कोई फ्रिंज भी नहीं मिलेगी। ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन था, इसका एक्सपेरिमेंटल कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। जो तीसरा था नेगेटिव रिजल्ट के बारे में जो बताया गया वो सबसे पॉपुलर हुआ और इसी के बेस पर स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी भी आई। इन 1905 में आइंस्टीन ने इस नेगेटिव रिजल्ट पर एक्सप्लेनेशन दिया। जो नेगेटिव रिजल्ट आया था इस पर आइंस्टीन ने 1905 में एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन था, उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कार्ड कर दिया कि ईथर जैसी कोई चीज यूनिवर्स में स्प्रेड है, यानी वैक्यूम में या यूनिवर्स में या लाइट को चलने के लिए एक ईथर की जरूरत होती है, इसको ही उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। और इसके बेस पर उन्होंने आगे अपना एक्सप्लेनेशन क्या दिया। इन 1905 में आइंस्टीन ने प्रपोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द नल रिजल्ट ऑफ MM का मतलब है मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट। द स्पीड ऑफ लाइट इज एन इनवेरिएंट, मीन्स speed of light is a constant and independent of motion of source, observer और the medium। ना ये सोर्स पर डिपेंड करती है ना ही ये मीडियम पर डिपेंड करती है, मीन्स इसका ये निकल कर आया मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। सो लाइट विल टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल टू पाथ इन द मैकेल्सन मोरले एपरेटस। मैकेल्सन मोरले का जो एपरेटस था उसमें दो जगह मिरर लगे हुए थे, वहां से लाइट वापस आती है, जाती है और फिर वापस आती है। तो उस केस में पाथ डिफरेंस कैसा निकल कर आया, जीरो निकल कर आया। जब पाथ डिफरेंस जीरो निकल कर आया तो उस जगह पर कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी। यही जो है लॉ वेरी इफेक्टिव था और इसी के बेस पर स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी आगे डेवलप हुई। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।